Okay, today's topic is reading comprehension. English reading comprehension requires making connections between your experience or prior knowledge and what you read. इसके ऊपर आई थिंक मैंने एक असाइनमेंट भी आपको दी थी और पेपर में भी आपका एक क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड, जो स्किमिंग था वो इसी से रिलेटेड था. So the best comprehension strategies or ways to improve your understanding of what you read remind you of what you already know and think. They connect and compare it with English text you are reading. They also focus your attention on what you want to learn from it. Simply, what is reading comprehension? Reading simply means पढ़ना. Comprehension means understanding. अपने माइक सारे ऑफ कर दें क्योंकि किसी एक के माइक की वजह से बहुत शोर हो रहा है. So reading comprehension means that a passage is given or anything written is given to you and you are not only able to read it, but you are also able to comprehend it. Comprehend means understand it. Reading ability जो है वो language से relate करती है. अगर हमें कोई language पढ़नी आती है, उस language का knowledge है, तो जाहिर बात है हम कोई भी text जो है उस language का जो है वो पढ़ सकते हैं. But comprehension is a different thing. Comprehension means कि आप सिर्फ पढ़ नहीं सकते, आप उसका मतलब understand कर सकते हो. इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो एक्टिविटीज होती हैं इंप्रूव करने के लिए, उसमें क्या किया जाता है, यू आर गिवन डिफरेंट पैसेजेस और फिर कहा जाता है जी कि इस पैसेज को पढ़ें और उसके बाद इसको प्रिसाइजली एक्सप्लेन करें, उसकी एक समरी बनाएं. सो बेसिकली समरी बनाते हुए या प्रेसी लिखते हुए फिर आपको अपने वर्ड्स में उसी पैसेज को शॉर्ट करके एक्सप्लेन करना होता है, which shows that whether you have understood it or comprehended it or not. तो वो आपका जो written passage होता है, जो प्रेसी होती है, वो बेसिकली फिर बताती है कि वाकई में आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की है या नहीं की है. Okay, before reading comprehension, ask yourself, what do I know now or what do I want to find out? क्योंकि बेसिकली आपके पास कुछ नॉलेज पहले से होता है, तो आपको फिर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत होती है कि आप क्या जानते हैं और उस पैसेज में से बेसिकली आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है. While you read, which information is important for me? What's next? ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली अगर एक पेज का पैसेज आपको दिया गया है तो हर चीज़ रिपीटेडली लिखने वाली प्रेसी में नहीं होती. So you have to figure out which information is more important to be written in pressy or summary. And after you read, can I summarize the main idea and important details and what do I need to remember? अगर आप रीडिंग करने के बाद इस काबिल हैं कि एक अच्छा सा समरी उसका लिख सकें तो then it means you have reading comprehension competency. Otherwise it means कि आपको comprehension का नहीं पता. Okay, comprehension strategies while you read. Skim the whole section first. Skim means कि आप पूरा section या जो भी आपको written material मिला है उसको पढ़ें और यही आपके पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, skim and then write the pressy. So adjust your speed and concentration level depending on need and type of material. अगर आपके पास टाइम लिमिटेशन ना हो तो आप आराम से उस पैसेज को 2 दफ़ा 3 दफ़ा या 4 दफ़ा या जितनी दफ़ा भी अपना जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलप करने के लिए उसको पढ़ सकते हैं. अगर टाइम लिमिटेशन हो, कांस्टेंट हो, देन व्हाट यू कैन डू कि आप उसको एटलीस्ट 3 या 4 दफ़ा पढ़ें. बेशक क्विकली पढ़ें, उससे ये होगा कि ओवरऑल आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेसी में लिखने के लिए. Then use word decoding skills and context clues to figure out the probable meaning of an unknown word whenever possible. Often it happens when you're reading, the words are not familiar to you or you are not able to understand the meaning of some words. तो उसमें अब हम डिक्शनरी खोल के नहीं बैठ जाते. So basically जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि उस वर्ड का कोई मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्योंकि हमने वर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं करना होता और फोकस इज ऑन ओवरऑल जनरल आइडिया व्हाट दैट पैसेज इज गिविंग. सो हम लोग फिर वर्ड्स को थोड़ा अवॉइड कर देते हैं और जनरली उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इस टेक्स्ट में उसका क्या मतलब होगा. बिकॉज अगर आप डिक्शनरी खोल के बैठ जाएंगे सो डेफिनेटली इट विल टेक टू लॉन्ग टू अंडरस्टैंड इट. प्लस समटाइम्स जिस तरह एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती है. Try to visualize of what the author describes instead of silently translating the words into your first language. Okay, this is what most of the students do. They just try to read a text and then try to translate. For example, अगर English में है तो उसको ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इसका क्या मतलब होगा. बट बेसिकली आप उन्हें ट्रांसलेट नहीं करना होता, आपने ये देखना होता है कि ऑथर जो है वो उस पैसेज में क्या चीज डिस्क्राइब कर रहा है. As you read through the passage, look for answers
to the questions you are asked when preparing to read. Sometimes चूंकि comprehension के passages के साथ question answers का भी एक session होता है, तो अगर इस तरह की चीज है तो आप पढ़ते हुए जो है थोड़ा ध्यान करना शुरू करें कि कौन से question का क्या answer हो सकता है. Check your comprehension by asking yourself more questions. Who is this talking about? What's happening now? Where, when, and perhaps most important, why? So आप इस तरह की कोशिश करें. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रीजन वाला है तो किस चीज की रीजन बताई जा रही है. अगर कोई डेफिनेशन टाइप चीज है, किसी चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है, सो व्हाट इज द थिंग. सो सबसे पहले उस चीज को या उस पर्सन को या उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें. सो these questions actually really lead you towards the answers which are discussed in the passage. So what is the author's main point? What feeling or reaction is he or she is trying to create? Sometimes author किसी भी चीज को लेके एक neutral point of view दे रहा होता है. Sometimes वो उसके pros के मुतालिक, मतलब कि उसकी qualities के मुतालिक बता रहा होता है. Sometimes उसकी नेगेटिव चीजें जो है वो किसी भी चीज के ऊपर बता रहा होता है. सो आप उस चीज को आइडेंटिफाई करो कि उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो किस तरफ है. If a word is surprising, ask yourself why the author chose that word or expression rather than a synonym. Then pay special attention to transition and sequence words. Transition और sequence words क्या होते हैं? Usually and, but, because, और इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मीनिंग जनरेट करने में और मीनिंग अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं. To help you concentrate on and remember the main idea and the other important points of the text, consider highlighting them, taking notes or using graphic organizers. So usually what you can do, जो बहुत important words या कुछ statements आपको नजर आए पैसेज में, उनको आप हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें, या अगर आप नोट टेकिंग कर सकते हैं तो नोट्स अलग से छोटे छोटे कर लें कि ये पॉइंट जो है वो डिस्कस किया है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक पैसेज जो है वो पोल्यूशन के ऊपर लिखा हुआ है, सो ऑब्वियसली फर्स्ट राइटर वुड बी डिफाइनिंग इट. सो पहले आप एक नोट लिख लें कि सबसे पहले राइटर ने उसको डिफाइन किया, व्हाट इज पोल्यूशन. देन इफ द राइटर इज डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट रीजंस, देन आप एक वर्ड वहां पे नोट टेकिंग में लिख लें कि उसने रीजंस डिस्कस किए हैं. Then if he is talking about different kinds of pollution, then you can obviously write notes में आप लिख लें कि आप उसने kinds discuss किए हैं. अब जब अगर वो one by one kinds discuss कर रहा है, for example air pollution, वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो आप अब साथ साथ लिखते जाओ कि एक पैसेज के अंदर उसने जो है एयर पोल्यूशन का जिक्र किया है, नेक्स्ट में इन्वायरमेंटल का किया है, नेक्स्ट में वाटर का किया है, अगले में किसी और का किया है. सो इन दिस वे जब आप उस अपनी आउटलाइन को देखेंगे, देन यू विल कम टू नो ओके दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ द पैसेज, के पैसेज के अंदर मेनली इन चीज़ों के ऊपर बात हुई है. सो नाउ इट विल बी ईजी कि अब आपने इन चीज़ों को फोकस करके जो आपने नोट्स में लिखी, अब इनको आपने प्रिसाइज करना है, कॉम्पैक्ट करना है, शॉर्ट करना है अपने वर्ड में लिखने के लिए. देन इट विल बी मोर ईजी टू राइट अ समरी ऑफ दैट पैसेज. So reading for specific purposes. Are you looking for specific information? Definitely reading comprehension different चीज़ों के लिए हो सकती है कि आप एक passage, for example, if you are reading a newspaper, तो usually अगर कुछ जगहों पे हम न्यूज़पेपर जस्ट इंफॉर्मेशन लेने के लिए ले रहे होते हैं. समटाइम्स अगर कोई जॉब एडवर्टीजमेंट या इस तरह की चीज़ आई है तो हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लोकेट कर रहे होते हैं. सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पर्पस क्या है. आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट ऑफ एन ऑथर? Are you studying to prepare for a test? Are you reading for pleasure? So definitely ये चीजें डिपेंड करती हैं क्योंकि इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन लेवल जो है वो चेंज होता है. देन रीडिंग के अंदर जो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जस्ट लाइक पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग एंड प्रूफ रीडिंग, जो कि रीडिंग एक्टिविटी से रिलेट करके फिर राइटिंग की तरफ हमें लेके जाती हैं. उसमें एक चीज़ है पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग इज व्हेन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज स्टिल द सेम बट यू डू नॉट कॉपी द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द ऑथर. इट सिंपली मीन्स कि आपने ऑथर के वर्ड्स की बजाय उसी चीज़ को अपने वर्ड्स में थोड़ा ईजी करके आप एक्सप्लेन कर दो. यूजुअली जो पोइट्स होते हैं उनकी जो पोइट्री होती है उसको पैराफ्रेज किया जाता है. ऑब्वियसली पोइटिक लाइन जो हैं वर्सेस वो डिफिकल्ट होती हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि उनको इजी वर्ड में हम लोग जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं. जिस तरह अगर उर्दू में शायद किसी की आपने नज़म ली है और वो डिफिकल्ट है तो उसको कहा जाता है इसको पैराफ्रेज करें. सो इट मीन्स कि वही चीज़, वही आइडिया, वही मतलब जो उसने पोइटिक लाइन्स में दिया है आप उसको सिंपल सेंटेंसेस में जो है वो एक्सप्लेन कर दें. दिस इज व्हाट वी कॉल paraphrasing. So the length and the detailing are pretty much the same. The word count is almost the same. Paraphrasing involves changing a text so that it is quite different from the source while retaining the meaning. So इसमें हम इस तरह से पैराफ्रेज करते हैं किसी भी चीज़ को. समटाइम्स एक पैसेज दिया होता है उसको कहा होता है इसी को पैराफ्रेज करें. सो उस पैसेज को जब आप पैराफ्रेज कर रहे हैं इट मीन्स यू आर राइटिंग द सेम इंफॉर्मेशन, द सेम मीनिंग ओरिएंटेड थिंग इन योर ओन वर्ड्स.
इसलिए अगर वो पैसेज जो है वो एक पेज का है तो आपकी पैराफ्रेजिंग भी राउंड अबाउट एक पेज की ही होनी चाहिए। नेवर मीन्स कि आपकी 2 लाइनों में या 3 लाइनों में पैराफ्रेजिंग हो जाएगी या उस एक पेज का जो है आप पैराफ्रेजिंग करते हुए 10 पेजेस लिखते हैं। इट विल नॉट हैपन। For example, evidence of a lost civilization has been found off the coast of China. Could be paraphrased. अब ये एक simple sentence है, उसको paraphrase करके बताया जा रहा है that remains of an ancient city have been discovered in the sea near China. So it means कि आप अपनी wording में उसको change करके जो है वो source की जो wording होती है उसको नहीं follow करते, आप खुद से वही चीज repeat कर रहे हैं, अपने words में लिख रहे हैं लेकिन meaning change नहीं हो रहा, meaning is same. The other activity is summarizing a text. Summarizing simply means summary से है, जो आप लोग काफी commonly already करते रहे होंगे FSC और मैट्रिक में भी, that for example आपको कहा जाता है कि एक स्टोरी है तो उसकी जो थीम है उसको summarize करके लिखें. So it basically means that you are shortening the text but retaining the meaning. Summarizing में ये होता है कि जिस चीज को भी आप summarize कर रहे हैं उसको हम actually short कर रहे हैं. Just again if it's one page, अगर एक पेज की है तो हम उसको हाफ में ले आएंगे, या अगर किसी ने हमें लेंथ बताई है कि 1/3 करना है तो हम उसको 1/3 में ले आएंगे. So making summaries is a common activity in everyday life. If a friend asks you about a book you are reading, you do not tell her about everything in the book. Instead, you make a summary of the most interesting and important aspect. The same principle applies to summarizing in academic work. Summarizing it requires you to shorten the text. It gives that abridged version. Let's say you are asked to sum up a 1,000 word text, then you will have to shorten it to 50 to 100 words if it is a summary. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि अगर आपको एक 1000 वर्ड का टेक्स्ट दिया जाता है और कहा जाता है उसको समराइज करें, तो 1000 वर्ड्स का जो टेक्स्ट है उसको समराइज करने के लिए जो आइडियल लेंथ होनी चाहिए आपकी, दैट शुड बी फ्रॉम 50 to 100 वर्ड्स. तो इस तरह से आप उसको शॉर्ट कर देते हैं, और शॉर्ट करने के लिए फिर डेफिनेटली यू हैव टू राइट दैट थिंग इन योर ओन वर्ड्स. और यही गलती बच्चे करते हैं, जब एक पैसेज मिलता है और उसको समराइज करने के लिए कहा जाता है, व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे टेक द फ्यू लाइंस फ्रॉम द स्टार्ट, few lines from the middle and the few lines from the end, और वो उसको उठा के इकट्ठा करके लिख देते हैं और कहते हैं ये summary है. It's not called a summary. So you have to write it in your own word, other way वो कभी भी जो है वो short नहीं होती. Okay, next thing is proofreading. Again, it is related to reading. Proofreading means examining your text carefully to find and correct typographical errors and mistakes in grammar, style and spelling. Proofreading का मतलब एक तरह से चेक करना है कि आपने एक चीज लिख ली है. जिस तरह एग्जाम में भी अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, इफ दे हैव टाइम, तो वो उसको प्रूफ रीड करते हैं, दोबारा रीडिंग करते हैं. अब दोबारा रीडिंग का फायदा क्या होता है कि समटाइम्स आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी होती हैं, समटाइम्स आपने कोई मिस कर दी होती है कोई पॉइंट, समटाइम्स आपने कोई सेंटेंस पूरे का पूरा गलत जगह लिख दिया होता है या ग्रामेटिकली गलत होता है, तो देन यू कैन फाइंड एंड करेक्ट इट. लाइकवाइज अगर टाइप्ड डॉक्यूमेंट है, जो टाइप फॉर्म है, तो उसमें टाइपोग्राफी मिस्टेक्स काफी होती हैं. समटाइम्स यू नो द स्पेलिंग बट व्हाइल यू आर टाइपिंग तो वो टाइपोज हो जाते हैं या एरर्स हो जाते हैं. अब उसमें भी क्या होता है कि यूजुअली फिर हम एक दफा जब टाइपिंग कर लेते हैं तो अगेन 2 to 3 टाइम्स उस चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक दफा पढ़ने से भी समटाइम्स अपनी मिस्टेक्स जो है वो नहीं मिलती हैं. द बेस्ट थिंग इज जो लंबी चौड़ी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल थीसिस राइटिंग या इस तरह की चीजें, उसमें जिस बंदे ने लिखा होता है, दे यूजुअली आस्क other people who are expert on that language to kindly proofread it. तो वो फिर किसी दूसरे को अपना स्टाफ देते हैं ताकि वो प्रूफ रीड करके उसमें अगर कोई मिस्टेक्स हैं या एरर्स हैं, इवन पंक्चुएशन की मिस्टेक्स जो है समटाइम्स आपका बहुत मीनिंग जो है वो खराब कर देती हैं, तो वो फिर आपको प्रूफ रीडर जो होता है वो ये सारी चीजें बताता है. प्रूफ रीडिंग जो है एज अ प्रोफेशन भी यूज होती है, बिकॉज बहुत सारे लोग जिनको जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में हर कोई कॉम्पिटेंट नहीं होता, तो जब आप कोई चीज लिखते हैं तो देन यू कैन हायर अ प्रूफ रीडर, या अगर आपका कोई जानने वाला लैंग्वेज में एक्सपर्ट होता है तो फिर आप उसके पास ले जाते हैं कि काइंडली प्रूफ रीड इट. For example, if you are submitting a resume, you look for errors and ensure that your contact information is correct during the proofreading stage. So this proofreading is really very important. So proofreading is usually done on 4 levels. The first is spelling check, कि आपके spelling mistakes ना हो. Second is punctuation mistake, कि full stop सही जगह पे लगे हैं, question mark सही जगह पे लगे हैं, comma सही जगह पे हैं, because one wrong punctuation mark will change the meaning. Punctuation mark अगर कहीं आपने गलत लगा दिया है, वो आपका meaning change कर देता है sentence का. Then formatting, for example, जिस तरह letter है तो उनके formats होते हैं, application के formats होते हैं,
अगर इस तरह की चीज है तो फिर आप उसमें फॉर्मेटिंग भी चेक करोगे. एंड एक्यूरेसी इज ऑन द लेवल ऑफ ग्रामर, दैट वेदर योर सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट. सो दिस इज हाउ प्रूफ रीडिंग इज डन. सो समराइजिंग, proofreading and paraphrasing, these are actually the reading techniques because they are done on reading level.